डॉक्टर उमेश कुमार शर्मा आपके समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूँ। यूजीसी नेट प्रथम पत्र को लेकर के पहला पत्र जो है उसमें आप शिक्षण पढ़ रहे हैं, शिक्षण अभिवृत्ति, जिसके तहत आज के व्याख्यान का विषय जो है वो है अध्येता की विशेषताएं। आगे हम शिक्षक की विशेषताएं बताएंगे और किस प्रकार जो शिक्षक है वो बाधा उत्पन्न करते हैं, शिक्षक अयोग्य हो तो किस प्रकार से समस्याएं आती है शिक्षण में, इस पर हम बात करेंगे आगे। आप लोग निरंतर हमारे साथ बने रहें। तो आज जो विषय है वो है अध्येता की विशेषताएं। अध्येता से तात्पर्य है विद्यार्थी या शिक्षार्थी जो शिक्षा का अर्जन करता है, जो ज्ञान का अर्जन करता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, किन विशेषताओं के कारण कोई भी विद्यार्थी या शिक्षार्थी दूसरे से अलग कर लेता है, बेहतर कर लेता है, शानदार कर लेता है। इस विषय पर आज हम बात करेंगे। क्योंकि सारे विद्यार्थी तो सारे के सारे होते हैं, लेकिन जो विशेषताएं उनमें होनी चाहिए जिसके कारण वो भीड़ से अलग दिखे, वो अपनी एक अलग पहचान बनाए, उसका अपना पृथक व्यक्तित्व का निर्माण हो सके, इस पर हम बात करेंगे कि क्या कारण है, जिसके कारण ऐसा होता है। आप ये देखेंगे इसमें सबसे पहला जो है वो है अनुशासन प्रियता। विवेकानंद ने बड़ा शानदार कहा था कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। अनुशासन अगर नहीं हो तो शासन व्यवस्था हो, समाज व्यवस्था हो, राज व्यवस्था हो, सब चौपट हो जाएगा। और इस अनुशासन की शुरुआत हो जाती है शिक्षण संस्थानों से कि विद्यार्थी ज्ञान अर्जन के क्रम में ही इस प्रकार से अनुशासित हो जाता है, इस प्रकार से वो अनुशासन को ग्रहण करता है कि शिक्षक के आदेश का पालन करता है, उसी के हिसाब से वो अपनी गति को तय करता है, उसी के हिसाब से वो जीवन पथ पर आगे बढ़ता है। इससे अनुशासन प्रियता जो है, अनु का अर्थ होता है पीछे और शासन का अर्थ होता है शासन करना। अर्थात जो शिक्षक का निर्देश है, जो बड़े बुजुर्गों का निर्देश है, उसके हिसाब से अपने जीवन को आगे बढ़ाने की योजना जो विद्यार्थी बनाते हैं वो काफ़ी उन्नत होते हैं और काफ़ी ऊंचाई तक जाते हैं। इसलिए अनुशासन प्रियता जो है वो सर्व प्रमुख लक्षण है। सबसे पहला गुण है कि हर एक विद्यार्थी को अनुशासित होना चाहिए, अनुशासन प्रिय होना चाहिए, तभी जाकर के वो सच्चे ज्ञान का संधान कर सकेगा, उत्तम ज्ञान की प्राप्ति कर सकेगा, राज और समाज की नई योजना के साथ, नए चिंतन के साथ एक नई पहचान और नए व्यक्तित्व का निर्माण कर सकेगा। दूसरा बिंदु हमारे सामने है कि आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता एक ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु है कि अगर विद्यार्थी आज्ञाकारी नहीं हो तो वो ज्ञान का संधान ही नहीं कर पाएगा, वो ज्ञान का अर्जन ही नहीं कर पाएगा। मानो कि शिक्षक ने आदेश दिया और विद्यार्थी ने उसका अनुपालन नहीं किया, लगा कि शिक्षक का कहना धर्म है और हमारा सुनना धर्म है, तो निश्चय ही ज्ञान का विकास नहीं हो सकेगा। इसलिए जो आज्ञाकारिता है, चाहे पिता की आज्ञा हो, बड़े बुजुर्गों की आज्ञा हो, शिक्षक की आज्ञा हो, संस्थान की आज्ञा हो, व्यवस्था की आज्ञा हो, शासन का हो, प्रशासन का हो, शिक्षार्थी को सब कुछ सहना पड़ता है, सीखना पड़ता है, और उसी आज्ञा पालन से वो अपने जीवन को उन्नत बना सकता है। इसीलिए अगर किसी शिक्षार्थी में या किसी विद्यार्थी में आज्ञाकारिता का धर्म नहीं है, यह गुण अगर नहीं है, तो निश्चय ही वो बेहतर नहीं कर पाएगा। इसलिए दूसरे गुण के रूप में इस बात की चर्चा होती है कि विद्यार्थी को आज्ञाकारी होना चाहिए, कि शिक्षक जो आदेश करता है, जिस हिसाब से वो गति को तय करता है, जिस प्रकार का वो टास्क देता है, उसे पूरा करना विद्यार्थी का धर्म है। और वही विद्यार्थी उन्नत होता है जो इस धर्म का अनुपालन करता है। आगे है जिज्ञासा वृत्ति। किसी का भी सीखना, समझना, ज्ञान का विकास करना, सब कुछ जिज्ञासा वृत्ति पर आधारित होता है। जिज्ञासा वृत्ति का अर्थ होता है जानने की वृत्ति, अर्थात जानने की इच्छा। मानव के भीतर में जो अनंत इच्छाएं हैं कि बाहर में क्या घटित हो रहा है, प्रकृति में क्या बदलाव हो रहा है, देश में क्या बदल रहा है, समाज में क्या बदल रहा है, ये जिज्ञासा की वृत्ति आरंभ से ही रहनी चाहिए। जो बच्चे जितने अधिक जिज्ञासु होते हैं वह उतने अधिक संयत तरीके से, संयोजित तरीके से ज्ञान का अर्जन कर पाते हैं। इसीलिए जो जिज्ञासा की वृत्ति है, अर्थात जानने की जो आकांक्षा है, वो अनंत होना चाहिए कि किसी बात को। और आप देखेंगे कि जिस विद्यार्थी में जिज्ञासा की वृत्ति सर्वाधिक होती है वो उतना अधिक प्रश्न करता है। इसलिए प्रश्न करने वाले बच्चे संभवतः अधिक सीख रहे हैं। जो पढ़ते हैं, जो ज्ञान का अर्जन करते हैं, उसी के भीतर में प्रश्न उत्पन्न होता है और वो प्रश्न करता है, उससे उसके ज्ञान का विकास होता है। इसलिए शिक्षार्थी का एक धर्म है जिज्ञासा वृत्ति, यही उसकी विशेषता है।
अगर उसमें जानने की अनंत इच्छाएं हैं तो निश्चय ही वो ज्ञान की अनंत यात्रा करेगा और वो शिखर पर पहुंचेगा, वो बौद्धिक रूप से संपन्न बन सकेगा। अगला जो बिंदु है वो है एकाग्रता। आज जो शिक्षार्थी की सबसे बड़ी समस्या है वो है एकाग्रता। एकाग्रता के अभाव में ही हम सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। एक तो आप देखेंगे कि बाहर के परिवेश ने एकाग्रता को भंग करने के तमाम साधन जुटाए हैं। आप देखेंगे बाहर में लाउड स्पीकर बज रहा हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां गुजर रही होती है, स्कूल के किनारे में शोर हो रहा होता है, या विद्यार्थी के लिए जो अध्ययन कक्ष होता है उसमें बाहर का शोर आता रहता है। तो एक तो देखेंगे कि बाहरी जो परिवेश है उस परिवेश ने भी एकाग्रता को भंग करने के सारे इंतजाम कर रखे हैं। दूसरी बात यह है कि विद्यार्थी अगर स्वयं इसके प्रति जागरूक नहीं रहेगा तो निश्चय ही वो सच्चे ज्ञान का संधान नहीं कर पाएगा। और जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं वो हायर एजुकेशन है कि उच्च शिक्षा में शिक्षार्थी उतना बेहतर नहीं कर पाएगा अगर वो एकाग्र नहीं रह पाएगा। इसीलिए एकाग्र रह करके एकांत में बैठ करके एकांत साधना करना जरूरी होता है एक सच्चे साधक के रूप में विद्यार्थी के लिए। क्योंकि जब तक वो एकांत जगह पर बैठ करके बहुत संयत तरीके से ज्ञान का संधान नहीं करेगा, ज्ञान का अर्जन नहीं करेगा, उसे सीखेगा नहीं, उसे समझेगा नहीं, तब तक सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। इसीलिए एकाग्रता को स्थापित करना सबसे बड़ी योजना होती है। इसके अभाव में चाहे तो आप 12 घंटे पढ़ लें, चाहे तो आप 18 घंटे पढ़ लें, लेकिन कुछ मिलने वाला नहीं है। जब आप कम से कम घंटे ही पढ़ें लेकिन आप एकाग्रचित्त होकर के जिस काम को कर रहे हैं उसी पर पूरा का पूरा फोकस करना चाहिए, पूरा का पूरा ध्यान देना चाहिए। एक टाइम में जब भी 2 काम करेंगे, 3 काम करेंगे, या जिस विषय को आप पढ़ रहे हैं लेकिन ध्यान आपका कहीं और है, किसी और चीज़ का चिंतन आपके मस्तिष्क में चल रहा है, तो निश्चय ही सच्चे ज्ञान का अर्जन नहीं हो पाएगा। ज्ञान अपने आप में एक साधना है। उस साधना को तभी आप पूर्ण कर सकते हैं जब आप ठीक उसी साधक के समान उस पर डूबे हुए रहेंगे जिस प्रकार कोई भक्त अपने भगवान में डूबा हुआ रहता है। इसीलिए ये जो एकाग्रता है वो भी महत्वपूर्ण विशेषताओं के रूप में यहाँ दिया गया है। आगे है चरित्रवानता। चरित्रवानता से यहाँ तात्पर्य है कि विद्यार्थी को चरित्रवान होना चाहिए। अगर विद्यार्थी चरित्रवान नहीं हुआ, अगर वह नैतिक नहीं हुआ, अगर झूठा हुआ, फरेबी हुआ, तो निश्चय ही अनेक प्रकार की समस्याओं को उत्पादित करेगा। इसलिए विद्यार्थी एक ऐसे उन्नत चरित्र वाला हो कि वह अपने राज्य के लिए, अपने समाज के लिए निश्चय ही रोज़ का रोज़ चिंतन करे, और वो विवेकानंद बने, वो गांधी बने, वो टैगोर बने, वो आइंस्टीन बने, और इस प्रकार से अपने चरित्र के भीतर में इतने गुणों का समावेश कर ले कि वो अच्छा से अच्छा काम कर सके। इसलिए विद्यार्थी को चारित्रिक रूप से बहुत ही संयत और बहुत ही उन्नत बनना चाहिए। यह भी उसका गुण है। एक चरित्रहीन व्यक्ति, एक चरित्रहीन जो विद्यार्थी है वो बहुत ऊंची यात्रा नहीं कर सकता है। इसलिए यह भी गुण है। आगे है श्रमशीलता। श्रमशीलता का कोई विकल्प नहीं है, मेहनत करना ही होगा। कहा जाता है कि ये एक ऐसा काम है, ज्ञान का अर्जन एक ऐसा काम है जिसके लिए आप मजदूर नहीं रख सकते हैं। इसीलिए जो काम आपको करना है वो आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। इस ज्ञान यात्रा में जो श्रमशीलता है वो श्रमशीलता ही किसी को उन्नत बनाता है, किसी को विकसित बनाता है। इसलिए विद्यार्थी को रोज़ रोज़ मेहनत करना चाहिए, रोज़ रोज़ सीखना चाहिए। जब आप देखेंगे कि ये प्लेटो ने कहा था कि मैं बस एक ही बात जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। विद्यार्थी अगर हमेशा इस बात का स्मरण करे वह कुछ नहीं जानता है, उसकी जिज्ञासा वृत्ति अगर हमेशा जागृत रहेगी, रोज़ रोज़ वो सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा, वो उसके भीतर में अनंत प्रश्न उठेंगे, उस प्रश्न के उत्तर की तलाश के लिए वो ज्ञान का संधान करेगा, अनेक लोगों से वो प्रश्न करेगा, वो निरंतर अध्ययन करेगा, तभी उसका ज्ञान उन्नत हो सकेगा, उर्वर ज्ञान की प्राप्ति उसे हो सकेगी। इसलिए जो श्रमशीलता है अर्थात मेहनत करने की जो प्रवृत्ति है वो विद्यार्थी में होना चाहिए। एक आलसी विद्यार्थी जो है वो बहुत ऊंची यात्रा नहीं कर सकता है। इसीलिए आलस्य का परित्याग करते हुए जो शिक्षार्थी है वो ज्ञान का अर्जन करें, वो श्रम करें। यह विशेषता भी किसी शिक्षार्थी में रहना चाहिए। दिमाग बहुत तेज हो, स्मरण शक्ति बहुत ही तीव्र हो, यह काफ़ी नहीं है। कहा जाता है कि तलवार कितना भी तेज क्यों न हो,
जब तक आप चलाएंगे नहीं, जब तक आप उससे युद्ध करेंगे नहीं, तब तक वो निरर्थक पड़ा हुआ रहेगा। इसीलिए जो ज्ञान रूपी तलवार है उसका इस प्रकार से आप उसमें श्रम के साथ जोड़िए कि आप ज्ञान प्राप्त कर सकें। और निरंतर ये साधना होनी चाहिए, लगा हुआ रहना चाहिए। इसीलिए बताया जाता है कि विद्यार्थी को श्रमशील होना चाहिए, अर्थात मेहनती होना चाहिए। एक मेहनती विद्यार्थी ही बहुत ऊंची यात्रा कर पाता है। अगला है कि समय का पाबंद है। समय का पाबंद से यहाँ तात्पर्य है कि समय के मोल को जो समझता है। संसार में जो सबसे कीमती वस्तु है वो समय है। जो आदमी समय को समझ जाता है और समय की महत्ता का बोध जिसके भीतर में हो जाता है, वो निश्चय ही बहुत अच्छा करता है। विद्यार्थी जो अभी ज्ञान यात्रा में है, जो अभी सीख रहा है, जो समझ रहा है, और उसे उसके सामने एक अनंत भविष्य पड़ा हुआ है, ऐसा भविष्य जो अभी अंधकार में डूबा हुआ है, उस अंधकार में से अपने भविष्य के उजाले की तलाश करने के लिए, अपने उन्नत भविष्य के निर्माण के लिए उसे बंधना होगा समय में। उसे अपने जीवन में को क्रमबद्ध करना होगा, उसे क्रमबद्ध करने की आवश्यकता होती है। इसीलिए जो उसके पास टाइम होता है, ये 24 घंटे ही सबके पास होते हैं। अब सवाल यह है कि इस 24 घंटे का आप किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, किस तरह से उपयोग करते हैं। इस 24 घंटे को कोई सोकर भी बिता सकता है और इस 24 घंटे को कोई व्यवस्थित तरीके से बहुत अच्छे तरीके से ज्ञान साधना में भी लगा सकता है, बहुत अच्छा काम भी कर सकता है। इसीलिए विद्यार्थी को समय का पाबंद होना चाहिए कि समय बंधा हुआ हो, जीवन का एक व्यवस्थित रूटीन हो, सारा का सारा काम करिए। जो शिक्षा शास्त्र कहता है वो ये नहीं कहता है कि आप जब ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं तो अर्जन ही करिए और फुल टाइम करिए, इसकी ज़रूरत नहीं होती है। जो भी टाइम आपके जीवन में है उसे आप व्यवस्थित करिए कि उस टाइम में आपको क्या क्या करना है। और जब आप शिक्षार्थी हैं, जब आप विद्यार्थी हैं, तो सर्वाधिक समय आपको निश्चय ही देना चाहिए ज्ञान अर्जन में। इसीलिए समय के प्रति जो पाबंद है, समय के प्रति जो उत्तरदायित्व है, वह विद्यार्थी को बहुत ऊंचाई तक ले जाता है और यह एक प्रमुख गुण है। अगला बिंदु है सदाचार। दिखावेपन में विद्यार्थी को नहीं रहना चाहिए। वो सदाचारी बने, वो एकदम साफ़ सुथरा वस्त्र पहने, साफ़ सुथरा व्यवहार करे और किसी के नकल पर अपने जीवन को विकसित करने का प्रयास नहीं करे, बल्कि सदाचार तरीके से बहुत सादगी के साथ अपने जीवन को वो आगे बढ़ाए। अगर पिता संपन्न है या संपन्न परिवार के भी बालक हैं तो अय्यासी के साथ अपने जीवन का विकास वो नहीं करे, बल्कि जब शिक्षा का क्रम चल रहा है, जब वो ज्ञान का अर्जन कर रहा है, तो निश्चय ही सदाचार को उसे आत्मसात करते हुए, सदाचार के मार्ग पर चलते हुए ज्ञान यात्रा करनी चाहिए। यह विशेषता भी शिक्षार्थी में हो। आगे है ब्रह्मचर्य। जो पारंपरिक तरीके से विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए हैं, उसमें ब्रह्मचर्य का भी उल्लेख किया गया है। ब्रह्मचर्य से तात्पर्य है कि जब विद्यार्थी ज्ञान का अर्जन कर रहा हो तो वह इस प्रकार की साधना करे कि जो बाहरी चीज़ें हैं, स्त्री पुरुष संसर्ग है या उसके बारे में सोचना है, उस पर कम से कम वो ध्यान दे या नहीं दे, वो ब्रह्मचर्य का अनुपालन करते हुए अपनी भीतरी शक्ति का इस प्रकार से संयोजन करे और उस शक्ति का उपयोग ज्ञान के अर्जन में करे। इस तरह की योजना होती है। इसलिए शिक्षार्थी के विशेषता में ब्रह्मचर्य शब्द का भी प्रयोग किया जाता है कि विद्यार्थी को ब्रह्मचारी होना चाहिए, ब्रह्मचर्य का अनुपालन करते हुए सच्चे ज्ञान की प्राप्ति की योजना बनानी चाहिए। आगे है धैर्य। जीवन में 100 समस्याएं आती है। कई बार अनुत्तीर्ण होकर के, विफल होकर के विद्यार्थी पथभ्रष्ट हो सकता है। इसीलिए बहुत ऊंचाई तक वही जाता है, ज्ञान की अनंत साधना वही कर पाता है जो अपार धैर्य को लेकर के आया हो। धैर्य अनंत होना चाहिए। विफलताएं मिलती है, जीवन की नीतियाँ जो नियति है वो निश्चय ही कमज़ोर करती है, वो तोड़ती है, लेकिन टूटना कभी भी नहीं चाहिए। धैर्य के साथ पूरे जीवन में जितनी भी शक्ति है, हमारे शरीर में जितना भी सामर्थ्य है, उससे लगा करके अपनी परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। विफलता के साथ रोज़ लड़ना चाहिए। हमें आत्ममंथन करना चाहिए कि हम में क्या कमी रह गई है जिसके कारण हम विफल हुए हैं। इसलिए विद्यार्थी में धैर्य का गुण हो। जो धैर्यवान होता है वही ज्ञान की सच्ची साधना कर पाता है, वही अनंत ऊंचाई तक जा पाता है। अगला है कि वो सकारात्मक हो और दूसरी बात है कि रचनात्मकता उसमें हो।
सकारात्मकता से तात्पर्य है कि वो हमेशा पॉजिटिव तरीके से सोचे। जीवन में जो निगेटिविटी है, जो नकारात्मक सोच है, वो मनुष्य को कमज़ोर बनाता है। इसीलिए हमेशा उसे बेहतर करने के बारे में सोचना चाहिए, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, अपने जीवन की सफलता के बारे में सोचना चाहिए। आपको जब भी विफलताएं घेर ले तो आप उस क्षण को याद करिए जिस क्षण में आपने बहुत अच्छा किया होगा। निश्चय ही वह क्षण आपको बहुत उन्नत बनाएगा, आपके भीतर में ऊर्जा का संचार करेगा और आप उन्नत व्यक्ति बन सकेंगे, आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। और जो कुछ नकारात्मक प्रवृत्ति वाले मित्र हैं या परिवेश है, उस परिवेश को निश्चय ही भुला करके, उसे छोड़ करके अपने भीतर में एक शक्ति का विकास करना चाहिए, जो शक्ति कभी टूटे नहीं, कभी कमज़ोर ना हो, हमेशा वो अनंत ऊर्जा आपके भीतर में बनी हुई रहे। इसलिए शिक्षार्थी का यह भी विशेषता होती है और यह विशेषता काफ़ी ऊंचाई तक ले जाती है। रचनात्मकता से यहाँ तात्पर्य है, जो आखिरी बिंदु आज है, उस रचनात्मकता से तात्पर्य है कि विद्यार्थी को रचनात्मक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो ज्ञान पारंपरिक तरीके से आपको मिला है, किताबी ज्ञान या शिक्षक के माध्यम से जो ज्ञान मिला है, उस ज्ञान को केवल आत्मसात कर लेना शिक्षार्थी का धर्म नहीं होता है, बल्कि उस ज्ञान के रास्ते पर चल करके एक नवीन ज्ञान का इजाद करना, एक नवीन चीज़ों का आविष्कार करना, नवता के साथ विषय वस्तु पर सोचना, विचार करना, यह भी विद्यार्थी का धर्म होता है। इसलिए जो रचनात्मकता है या सृजनात्मकता है या सृजनशीलता है, वही किसी विद्यार्थी को बहुत ऊंचाई तक ले जाता है। अतएव अंत में इस आखिरी बिंदु के रूप में मैं यही कहना चाहूँगा कि विद्यार्थी के भीतर में रचनात्मकता का विकास हो, कि वो नवीन सृजन करे, किसी भी वस्तु के पर वो नवीनता के साथ सोचे, विचार करे, चिंतन करे, मंथन करे, ये चीज़ें उसके जीवन में होना चाहिए। तो आज जिस बिंदु पर मैं आपको लिए चला था वो था अध्येता की विशेषताएं, अर्थात शिक्षार्थी की विशेषताएं। आपको अगर यह व्याख्यान अच्छा लगा हो तो आप सारे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हम निरंतर इस चैनल पर आपके समक्ष उपस्थित रहेंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक कमेंट करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे। यही आशा और विश्वास के साथ फिर मिलेंगे हम अगले अध्याय के साथ।